एक क्यूरियोसिटी का विषय रहा मेरे लिए, अज्ञात का महत्व क्या है। मतलब एक ऐसा राइटर जिसे लोग ना जानते हो और उसकी लिखी लाइनों को कोट जरूर करते हैं। तो यार गुनाहों के का देवता समझ में आई थी उस वो समय बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं तो अभी ये दिसंबर में पढ़ा हूँ दोबारा जाके, तब मुझे अब अच्छे समझ में आई कि हाँ, गुनाहों के दायरे किया था। चीजों को जितनी सरलता से रख पाओ, बिल्कुल हाँ, उसी में जो है सबसे बड़ी चीज है कि हर एक समाज का हर एक गुट, हर एक समुदाय किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित रहा है। बिल्कुल। कोई समाजवाद से, कोई साम्यवाद से, कोई पूंजीवाद से, या फिर कोई जो है वो संप्रदायवाद। बिल्कुल। तो महिला मित्र हैं या नहीं है? अब महिला मित्र से आपका तात्पर्य क्या है? पहले ये जरूर सुना होगा ये डायलॉग कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। हाँ, तो महिला मित्र का मेरा बस इतना कि भावनाएं प्योर है, और महिला मित्र यानी महिला मित्र ही जैसे एक लड़का लड़का दोस्त होता है, वैसे एक लड़की एक लड़के के साथ दोस्त। तो वो आपसे ये कहते हैं कि तुमको तो मुझसे बेहतर मिल जाएगी, तो आपका सिर्फ इतना कहना होगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। बस ये उनको इतना अटेंशन चाहिए होता है। और अगर आप उनसे बेहतर की तलाश में निकल के देख लो, मुंह ना टूट जाए, तो फिर नाम बदल देना मेरा आके। ये भी हो सकता है। तो बच के रहना भाई, अगर ये सब ऐसा ड्रामा हो तो इससे बचना। मतलब वो गेम कैसा गेम है ये? है क्या वहाँ पे कुछ नहीं। और द हिडन हिंदू मुझे पढ़ के बहुत ही मतलब अच्छा लगा, है ना? हाँ। तो वो कह अरे यार हटावा, ये सब हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, तुमने का आदत होगा। लो आप सच में पढ़िए, मैंने वो किताब, वो ट्रायोलॉजी सीरीज है पूरी, वो पढ़िए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तुम्हें जो है चांद तोड़ लाएंगे, तो ये चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। हम अब व्यवहार की चीज़ें लिखते हैं। जैसे कुशल भैया का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है कि घरों से भागने वाले बताएं, घरों से भागने वाले बताएं, मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या? है। तो ये जो है बिल्कुल एक तभी लिखा गया था कि घरों के लिए इश्क को छोड़ने वालों बताओ, सिर्फ घरों से गुजारा हो गया क्या। है। नमस्कार, बनारसी बकैत के इस पॉडकास्ट के इस एडिशन में आज हमारे बीच आजमगढ़ की धरती से आए हैं शिवम पाठक जी। नमस्कार शिवम पाठक जी। और इनके बारे में अगर कहें तो बड़ी ही बाली सी उम्र में कविताओं में जो धार है इनके, और जिस प्रकार की कविता ये लिखते हैं वो मतलब बहुत ही कमाल की बात, मतलब कमाल लिखते हैं। आज के पूरे पॉडकास्ट में हम सिर्फ इनको सुनेंगे और इनसे दो चार इनसे जुड़ी बातों को चर्चा में लाएंगे। सर्वप्रथम हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमो बुद्धाय, सीताराम, और इसी के साथ सभी को प्रणाम। क्या बात है। मैं शिवम पाठक, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का छात्र और आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करता हूँ जी। बिल्कुल। और आज इस पॉडकास्ट में गोविंद भैया और गोविंद कुमार भैया जी के साथ इस पॉडकास्ट में शिरकत किए हूँ। बिल्कुल भैया, बहरहाल आप देखेंगे कि विशेषाधिकारों का प्रयोग, हाँ, यार कहीं कुछ फायदा सभी ने उठाया है। आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो देखेंगे राजा से लेकर महाराजा, साहूकार से लेकर सामंत जी, ठीक, और सरपंच से लेकर सरदार, सभी ने अपने अपने हिसाब से तुलनात्मक रूप से अपने विशेषाधिकारों का फायदा उठाया है। बिल्कुल। और वर्तमान में देखें तो व्यवहार में जो चीजें हैं, घर में मम्मी जी का अपना कुछ विशेषाधिकार है, वे उनका फायदा उठाती हैं। छोटे भाई का, छोटी बहन का कुछ अपना विशेषाधिकार है, वे अपना फायदा उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार आज इस पॉडकास्ट में आपके बरक्स मेरा कुछ विशेषाधिकार है, जिसमें से एक विशेषाधिकार मेरा है मेरी उम्र का। बिल्कुल। मैं उसी के बतौर पहला प्रश्न इस पॉडकास्ट का आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, उठा लिए। हाँ जी भैया, कि बहुत ही ये क्यूरियोसिटी का विषय रहा मेरे लिए, क्योंकि आपसे जब पहली बार मिला तो इतने मुखर और इतने हंसमुख व्यक्ति के साथ जब मिलने का मौका मिला, बहुत ही अरे धन्यवाद, मजा आया कहें तो। और प्रश्न मेरा यही है आपसे कि गोविंद कुमार जी के व्यक्तिगत संदर्भ में अज्ञात का महत्व क्या है? अज्ञात मेरे ख्याल से ना, ये जो ये मेरा पेन नेम है जी, है ना? तो और इसका रोल इतना सा था कि मेरे एक मित्र थे, हैं चाइना में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स कर रहे हैं, वो सिनेमा वगैरह शूट करने का क्लास है उनका, अपना पीएचडी कर रहे हैं उस पर। उन्होंने मतलब राज भैया हम लोग बुलाते थे, राज शाहनी नाम है उनका। अच्छा,
हाँ, राज शाहनी। अच्छा। तो वो उन्होंने ऐसे ही, हम लोग कोविड के टाइम पे बैठे हुए थे, कविताएं छोटी मोटी सुना देते थे उनको, एक दो लाइन ऐसे ही। तो उन्होंने बोला कि यार तुमको तो कोई जानता भी नहीं है, तो ये नाम उन्होंने ही रखा था कि आज से तुम्हारा नाम अच्छा। गोविंद कुमार अज्ञात। और एक उन्होंने राय भी दी थी कि ब्लॉग लिखो। उस टाइम पे ब्लॉग चलते थे, यूट्यूब पे बहुत कम लोग थे, मतलब हम लोग नहीं थे, हमारे एरिया के लोग नहीं थे, तो उन्होंने वैसा किया था। तब से वो गोविंद कुमार अज्ञात, तो वो वही चल रहा है। मतलब एक ऐसा राइटर जिसे लोग ना जानते हो और उसकी लिखी लाइनों को कोट जरूर करते हैं। मतलब बेसिक सी बात यही रही कि आपको ये नाम दिया गया। दिया गया, हाँ दिया बिल्कुल। गया। और हर इंसान को हर चीज सिर्फ दी जाती है, हाँ, सिर्फ नाम ही एक ऐसा चीज है ना जिसको कमाना पड़ता है। बाकी चीजें सब मिलती हैं, आपका जन्म वन्म कपड़े वपड़े सब मिलता है, वो लोग देते हैं। हाँ, ये बात। बाकी नाम सिर्फ कमाना पड़ता है। तो अब आप जो है स्टार्ट करें? हमारी मारनी से। ठीक है, तो मेरा मतलब मैं, इन्होंने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग किया और इनको मेरे अंदर, मेरी मम्मी के बाद सबसे ज्यादा जो अच्छे गुण दिखे वो भैया को ही दिखे हैं, तो इसका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न ये है भाई कि आपके आपका जो बैकग्राउंड है ना, पिताजी आपके ब्राह्मण हैं और वो पूजा पाठ में ज़्यादा उनका मतलब रुचि ज़्यादा है, वो पूजा पाठ ही करते हैं। तो आप अचानक कविता में और ऊपर से महिला मित्र के ऊपर इतनी प्यारी प्यारी कविताएं लिख लेते हैं, मतलब कैसे, इतनी हिम्मत कैसे आई? पहली बात तो ये कि हम लोग, नॉर्मल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग करते हैं। वहाँ पे शुरू में ही एक वो था कि उस माहौल से निकलना है, कहीं बाहर जाना है। अच्छा। छोटा ही शहर हो लेकिन बाहर निकलना है, कुछ करना है जी। और उन चीज़ों के लिए मुझे इंकरेज किया मेरे मामा लोगों ने। अच्छा। हाँ, मेरे मामा बीएचयू के छात्र रहे हैं और यहीं से पीएचडी वगैरह किए हैं हिंदी साहित्य से। क्या बात। और वही एक स्रोत रहे हैं कविताओं के प्रति मेरी रुचि को लेकर। अच्छा, वो उन्होंने ही आपको वो बताया कि नहीं? हाँ, वो भी कविताएं लिखते थे, मैं उनकी कविताएं पढ़ता था, तो उनकी कविताएं जो होती तब मुझे समझ में नहीं आती थी। तो मैं क्या करता था कि उनसे कंपटीशन करने के लिए उनसे मेरा मतलब पूरा वो चल रहा था। अच्छा। तो उनके ऐसा एक बार ये हुआ था कि उनका एग्जाम था और वो दिन भर में लगभग दिन भर पढ़ाई करते थे। मैं भी कहा आज मैं भी पढ़ूंगा। अच्छा। मैंने वो किताब निकाली, एक क्या, गुनाहों का देवता। अच्छा, ये उपन्यास है? हाँ, उपन्यास है जी। और उनके साथ बैठ करके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उनके साथ जब तक वो पढ़े तब तक पढ़ा। तो मतलब यही रहा कि उनके साथ मेरा वो कांटे का टक्कर चलता था। तो ये किस एज की बात है? ये मैं जब कोविड का टाइम था, 5-6 साल पहले। हाँ। तो इसका मतलब है कि आप उस समय लगभग 8 या 9 में रहे होंगे। नहीं, उस समय मैं 7th में था। CHS में मेरा 6th में ही एडमिशन हो गया था। अच्छा। हाँ, तो यार गुनाहों के का देवता समझ में आई थी उस वो समय बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं तो अभी ये दिसंबर में पढ़ा हूँ दोबारा जाके, तब मुझे अब अच्छे समझ में आई कि हाँ, गुनाहों के देवता क्या था। वहां पे बस वो किताब थी, वहीं पे बगल में रश्मि रथी रखी रहती थी, रश्मि रथी मैं पढ़ता था और वहां से वीर रस के प्रति मेरी फेवरेट किताब है रश्मि रथी। और शुरू में मैंने वीर रस लिखना भी शुरू किया था। अच्छा, पहले वीर रस लिखते थे? हाँ यार मतलब मुक्त छंद लिखता था भैया, वो अच्छा। सिर्फ भाव थे। अच्छा, कुछ सुना सकते हैं, लाइक अगर मतलब हमारे दर्शक सुनना चाहे तो? मैं छंद ही लिखा है। हाँ वही मैंने भी सुना नहीं है अभी तक आपका। युवाओं पे लिखा था। हाँ। कि जग जाओ है युवा वीर, सॉरी, जग जाओ ये युवा वीर, हाँ। तंद्रा पे फेंको शीतल नीर, हाँ। साहस विकृतियों के कुमुख से तुम ना बन जाना हे धीर अधीर, दृग में दृश्य ओश का हो, चेहरे पे धूल रोज का हो, इस नवयुगीन पावनी बगिया में अंतस में नाम खोज का हो, और भीषण विध्वंस के कुरुक्षेत्र में अपभ्रंश हो बर्बर घाटी का, क्योंकि कभी नहीं हो सकता मेल जुड़वे कंधे छाती का। तो इतनी बड़ी बड़ी और महंगी जो वर्डिंग है आपकी, शब्दकोश, इतने भारी भरकम शब्दकोश। प्रशांत भैया से मेरी बात हो रही थी, प्रशांत सर से, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया था कि नहीं यार, वो शब्दकोश अपनी कविताओं में बड़े भारी भारी सा रखता है, बड़ा हैवी रखता था। हाँ, वो अभी भी मैं रखता हूं। क्योंकि शुरू में ही मतलब ये था, देखिए भैया एक पैराडॉक्स है यहाँ पे। अच्छा। इजी ही हार्ड है। हाँ, ये एक पैराडॉक्स है।
लेकिन क्या होता था कि शुरू में हम लोगों को उतनी समझ तो होती नहीं है। हाँ। अब हम लोग जो मिलता है उसको क्लिष्ट चीजें आसान होती हैं, थोड़ी बहुत खोजेंगे वो मिल जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, तो मैं भारी भरकम शब्द ही तब यूज करता था ताकि मेन मोटो यही था कि जनता का अटेंशन ग्रैब कर सकूं, क्योंकि समझ में कौन कितना सुनता है सबको पता है। हाँ वही समझ में तो सबसे बड़ी समझदारी की बात यही है कि समझ में किसी को नहीं आता है। हाँ, तो समझ में किसी को नहीं है, समझना भी नहीं है। वहां पे एक ओज होता है, वहां पे एक्सप्रेशन होता है, वो मेरे अंदर था। हाँ। और जब मैं बोलता था तो लोग तालियां बजाते थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उससे किसी को क्या लेना। तालियों की भूख। शुरुआत में वही मोटिवेशन था अभी। नहीं तो अचानक वीर रस से प्रेम की तरफ हाँ, रुझान। फिर बीच में ये हुआ कि जब भारी भरकम शब्दों का प्रयोग लगातार करने लग गए तो प्रशांत सर भी देखते थे, तो पहले तो इंकरेज करते थे, हाँ। फिर बाद में बहुत तगड़ा डांटे मुझे। हाँ। कि देखो, चीजों को जितनी सरलता से रख पाओ, बिल्कुल। हाँ, उसी में जो है सबसे बड़ी चीज है। और फिर वहां पे उन्होंने मुझे जो मुक्त छंद से मैं फिर आया मीटर वाले क्राइटेरिया में लिखना, गजल। एक गजल वगैरह लिखना, तो वो मैंने प्रशांत सर की ही देन है कि उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसे लिखा जाता है, ये कविताएं असली कविताएं होती हैं। अच्छा। ऐसी गजलें होती हैं, वो जो तुम लिखते हैं वो सिर्फ भाव है। हाँ। क्योंकि कविता या गजल जब तक अपने पैरामीटर में ना है, अपने क्राइटेरिया में नहीं है, तब तक वो कविता या गजल कहलाती नहीं है, वो मुक्त छंद है, वो मुक्त छंद है, वो अपने भाव हैं सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ मुझे कंटेंट उपलब्ध करवाए थे। अच्छा। हाँ, और बोला था कि खुद ही करना है तुम्हें, ठीक है? और थोड़ा बहुत हम मदद कर देंगे लेकिन करना खुद ही है। तो हमने उस समय उन चीज़ों को पढ़ा, एक दो बार पढ़ा, नहीं समझ में आई, कुछ वीडियो देखें यूट्यूब पे, फिर हेल्प काफ़ी मिली। कुशल दौनेरिया भैया का पूरा एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है कि गजल के ऊपर कि गजलों को लिखा कैसे जाता है। किसका है? कुशल दौनेरिया। अच्छा। हाँ, और ये बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं। अच्छा, मिल जाएंगे एकदम आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो हम जेनजीज की पीढ़ी के मतलब शुरुआत में जो है, जेनजीज से याद आया, ये बड़ा गंभीर वो है कि आजकल जेनजीज का मतलब निब्बा निब्बी और ये वो बाइक पे तफरी करना, निकलना, चाय पीने के लिए पूरा यहाँ से वहां तक खंगाल देना, और काम के नाम पे कुछ नहीं, पढ़ाई के नाम। और आप हैं कि भाई साहब कविताओं में इतना। देखिए भैया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो जेनजीज का जो है मेरे व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव में जो उनका स्वरूप है वो ये है कि जेनजीज जो है वो व्यवहारवादी हैं। अच्छा। व्यवहारवादी कहने का मतलब ये कि आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाए, मैं वहां शुरू करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हर एक समाज का हर एक गुट, हर एक समुदाय किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित रहा है। बिल्कुल। कोई समाजवाद से, कोई साम्यवाद से, कोई पूंजीवाद से, या फिर कोई जो है वो संप्रदायवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक कॉन्टेक्स्ट में व्यवहार, क्योंकि ये जो चीजें बनी, आदर्शवादी चीजें, समाजवाद, पूंजीवाद, ये चीजें व्यवहार में जो चीजें हो रही थी उन्हीं के समाधान के लिए बनी। बिल्कुल। तो ये जो चीजें जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए बनी थी, तो क्या हुआ कि उस जो विचारधारा के लोग हैं उसी विचारधारा को हर एक कॉन्टेक्स्ट में यूज इम्प्लीमेंट करने लगे। बिल्कुल। तो वहां पे जो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। मगर जेनजीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि व्यवहारवादी हैं, और व्यवहारवाद के अंतर्गत ही आदर्शवाद आता है। अच्छा। और आदर्शवाद के अंतर्गत ही फिर तमाम जो चीजें हैं, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सब आता है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक कॉन्टेक्स्ट में अपने समझ के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा। किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम उठा लेंगे कि ये विचारधारा ज्यादा अच्छी है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम कर देंगे कि नहीं, ये अच्छी यहाँ है, पे ये इसकी गलत तुलना है। में हाँ ये नहीं होनी चाहिए, ये होती तो बेहतर। जैसे साम्यवाद के बरक्स जो है समाजवाद थोड़ी बहुत बेहतर है, थोड़ी बेहतर। तो हम क्या करेंगे, साम्यवाद को नहीं यूज करके समाजवाद। अच्छा। ऐसा है। और वही दूसरा तबका ये भी है कि जो आपने जैसा कहा कि थोड़ी विकृतियां और तमाम बिल्कुल, वो ज्यादा नुकसान वही कर रहे हैं ना, ये नाम खराब करना। वो नेगेटिव चीजें तो हर जगह हैं, क्योंकि नेगेटिव जब तक नहीं होगा पॉजिटिव का मतलब ही नहीं। नहीं, अभी प्रेमचंद जी को पढ़ रहा था मैं, तो उनकी एक लिखी उनकी ही लाइन है, मतलब मुझे लाइन तो याद नहीं है, बट उनका वर्जन मेरा ये कि आने वाली जो भी पीढ़ी होती है ना, तो जो मिड वाली पीढ़ी होती है, जो सेंटर में जैसे मैं हूँ, मुझे लगेगा कि मेरे पिताजी की जो पीढ़ी थी वो बहुत कारगर नहीं थी, और मेरे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो निकम्मी होगी, है ना। तो हर पीढ़ी को ये लगता है कि वही सबसे सुपीरियर पीढ़ी रही है, उससे पहले वाले मूर्ख थे, उसके बाद वाले तो बेवकूफ ही पैदा होंगे।
तो मेरा इस पर यही कहना है कि भैया देखिए, आपके बाद वाली पीढ़ी जैसी भी हो, आपके पहले वाली पीढ़ी जो है वो हर चीज कृतियों की कृति है, बिल्कुल क्रिएशन ऑफ क्रिएशंस। बिल्कुल। आज जब आप जो भी है वो उन्हीं की उनका वजह से हैं। उनका ही हाँ, हो रहा है। और इसी पर मुझे वो मतलब बहुत ही गंभीर विषय ये है कि आज का जनजीस को जो है अपनी माता पिता की बातें जो है काफी बुरी लग जाती हैं। सबको लगती हैं, लग हर जाती एज हैं। में लगती हैं। हाँ, और हमारे वो पिताजी को प्रश्न- हमारे दादाजी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, तो वो उस पे प्रश्न नहीं कहते क्या है कि जो है कि ये जो है सुपरस्टिशंस का इनका ये है, ये जो इन्होंने कहा ये पूरी तरह गलत है। हाँ। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अगर माता पिता ये कहते हैं कि 5 जो है 6 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है, कोई एक जेंजी उठेगा, नॉर्मल जेंजी और कहेगा क्या नहीं, ये तो हम गणित पढ़ते हैं, 6 बड़ा है, 5 कैसे बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपने दृष्टिकोण का उसे दूसरी तरफ से देखें, दूसरे एंगल से देखें, तो आपको दिखेगा कि नहीं, वहां पे एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है, वहां पे एक तीसरा मतलब है उसका कि सूक्ष्म ही संपूर्ण है। कि 5-6 से बड़ा है, अगर वो कह रहे हैं, हो सकता है उनके पास तरीका न रहा हो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में यही तो होता है कि माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं, हो सकता है उनके पास उस समय पे कोई तरीका न रहा हो। बिल्कुल। लेकिन आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप जो है अपने नजरिए को बदलिए, क्योंकि वो आपको किसी भी तरह से आपका अहित नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। तो अगर वो 5 बड़ा है 6 से कह रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर है कि वहाँ पे एक तीसरा मतलब है। वहाँ पे उसको लिटरल ढूंढना- मीनिंग पे मत जाइए आप। हाँ, उसको जो ढूंढना मेटाफोरिकल, पड़ेगा। जो सिंबॉलिक मीनिंग है उस पे जाइए और उस पे विचार कीजिए। हाँ, और फिर उस पे एक अपना उसको ढूंढने की आवश्यकता है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है आपको। काफी सीरियस हो इसीलिए- रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ हाँ, कि नहीं, तब उसी में मैंने ये लिखा था अच्छा कुछ लिखा है आपने। हाँ, बिल्कुल। कि अगर मैं इश्क करता हाँ। तो कभी महरूम ना होता। क्या बात है। कि मेरे मतलब हर सबके मम्मी पापा यही कहते हैं कि अभी जो है एज है तुम्हारी पढ़ने लिखने, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई कर लो। हाँ, तो मैं उन चीजों को, उनकी बातों को गंभीरता से लेता हूँ। हाँ। और तब मैंने लिखा था कि अगर मैं इश्क करता तो कभी महरूम ना होता। क्या बात है। वफाई में शराफत होती पर मासूम ना होता। आय हाय। अगर मैं इश्क करता तो कभी महरूम ना होता, वफाई में शराफत होती पर मासूम ना होता। क्या बात है। इजाजत इश्क करने का मेरे माँ बाप दे देते हैं। क्या बात। इजाजत इश्क करने का मेरे माँ बाप दे देते हैं, अगर उनको मेरी शिद्दत का सच मालूम ना होता। आय हाय। अगर उनको मेरी शिद्दत का सच मालूम ना होता। तो यहाँ पे यही था कि वो समाज को नहीं जानते, वो मुझे जानते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि ताकि मेरा उसमें हित हो। किया जाए तो महिला मित्र हैं या नहीं है? अब महिला मित्र से आपका तात्पर्य क्या है, पहले ये नहीं, एक आपकी एक मुक्तक सुनी है मैंने, जो महिला मित्र के ऊपर काफी प्रचलित मुक्तक रही है, बड़ा मुझे बड़ी पसंद आई। अच्छा, हाँ। तो मैं वो सुनना चाहूंगा और उसके बाद ये जानना चाहूंगा महिला मित्र असल में एग्जिस्ट करती है कि सिर्फ एक मन का भ्रम है और वो उस पर लिखा गया है। जी, तो मैंने महिला मित्र हैं, इसका कोई वो नहीं है, दो राय पिताजी के इसमें कोई दो राय पिताजी नहीं है। तक जाएगी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने यही लिखा था कि सूरत सुंदर, हाँ। सूरत सुंदर, सीरत सुंदर, सुंदर बाहर भीतर सुंदर, सुंदर लब हैं आंखें सुंदर, मेरी महिला मित्र सुंदर। क्या बात है। कि सूरत सुंदर, सीरत सुंदर, सुंदर बाहर भीतर सुंदर, सुंदर लब हैं आंखें सुंदर, मेरी महिला मित्र सुंदर। क्या बात। जीप कटारी हाँ। दुश्मन प्यारी, जीप कटारी दुश्मन प्यारी, नाक करे गुस्से की सवारी, उसकी बातें सच्ची बातें, बाकी बातें गलत है सारी। और वाक्य अलंकृत। हाँ। यहाँ पे जो असली बनारसी होंगे भैया ना, वो इस बात को बड़े ही अच्छे से समझ जाएंगे कि वाक्य अलंकृत उन शब्दों से जिनमें बसता ठेठ बनारस। है कि वाक्य अलंकृत उन शब्दों से जिनमें बसता ठेठ बनारस। क्या करूं? गालियों की बात कर रहा हूं भैया। कि वाक्य अलंकृत उन शब्दों से जिनमें बसता ठेठ बनारस, मैं हूँ जिसका ताना बाना, उस गाने की वो है कोरस। है। और नाम फला है, ओ नाम फला है एक बला है, पर है वो नादान कलेशी। क्या बात है। खुद तो सिंगल मरती है, मुझको भी कहती खुद के खुद जैसी। के जैसी। क्या बात है। और भीतर से है इतनी सिंपल, है। कि भीतर से है इतनी सिंपल, मानो जैसे कोरा कागज। कहा। और खोपड़िया से इतने टॉक्सिक, लगती है बिगड़ी है शायद। क्या बात है। और मेरी नजर में इतनी की, मेरी नजर में इतनी की जैसे खोकाए इत्तर सुंदर। खोकाए इत्तर यानी परफ्यूम परफ्यूम बॉटल। कि मेरी नजर में इतनी की जैसे खोकाए इत्तर सुंदर, सुंदर लब हैं आंखें सुंदर, मेरी महिला मित्र। मित्र सुंदर। क्या बात है। और इसी का एक और अगला वो था कि हाँ। सबको समझे बाप की दौलत और करे फिर सब पे शासन, लेक्चर नहीं सुना है जाता पर देती है अनहद भाषण। क्या बात है। छोटी छोटी बातों में भी करती है नौटंकी बाजी।
कि छोटी छोटी बातों में भी करती है नौटंकी बाजी। नौटंकीबाजी। और अगली लाइन उन्हें ही समझ में आ गया जिन्हें बेसिक मैथ्स आती है कि छोटी छोटी बात उसे नहीं आती कि छोटी छोटी बातों में भी करती है नौटंकीबाजी और 3/3 नींदों में भी करती रील्स की तीरंदाजी। आय हाय क्या बात है। और दिन भर मारे मौज मगर रातों में होता उसको रोना। और लॉयल इतनी बोले है कि नहीं करना अब बाबू सोना। क्या बात है। और अच्छी खासे इंस्टा फीड्स को पल भर में कर देती बोरिंग। क्या बात। अच्छी खासे इंस्टा फीड्स को पल भर में कर देती बोरिंग। बोरिंग। हमको छोड़ो शेर डरे है सुनकर उसकी कॉल्स पे रोरिंग। कि हमको छोड़ो शेर डरे है सुनकर उसकी कॉल्स पे रोरिंग। और यार न जाने क्यों लगता है, यार न जाने क्यों लगता है उसका डार्क चरित्र सुंदर सुंदर लब। डार्क चरित्र सुंदर। अब जो भी है भैया, तो यार न जाने क्यों लगता है उसका डार्क चरित्र सुंदर सुंदर लब है आंखें सुंदर मेरी महिला मित्र सुंदर। क्या बात है। ये सभी महिला मित्रों के लिए है भैया। आजकल ये सबके वकील बने फिर रहे हैं सारे जेएनजीस के। हाँ तो यहाँ पे एक वो है गंभीर ये विषय है कि अभी तक ये जो एक लड़का, आपने ये जरूर सुना होगा ये डायलॉग कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। हाँ तो महिला मित्र का मेरा बस इतना कि भावनाएं प्योर है और महिला मित्र यानी महिला मित्र ही जैसे एक लड़का दोस्त होता है वैसे एक लड़की के साथ दोस्त। क्या बात है। हाँ तो इसके पीछे का ये मतलब वर्चुअल दुनिया ने इस चीज को कारगर साबित किया, क्योंकि आप पहले देखेंगे तो इन चीजों मतलब बहुत ही कम रही है, रेयर रही है कि आप देखेंगे कोई लड़का और लड़की दोस्त है। हाँ, रेयरली देखा जाता है, ऐसे व्यवहार में नहीं थी। होंगी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वहां पे एक वो आता है जेंडर का। हाँ बहुत फाइट करनी पड़ती है भाई, फाइट करनी पड़ती है। हाँ लेकिन ये भी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि लिंग और लैंगिकता, अच्छा इसमें एक जो है एक समाज ने उस चीज को बनाया और एक जो है बायोलॉजिकल है। लैंगिकता बायोलॉजिकल है लेकिन लिंग जो है जेंडर जो है वो समाज ने दिया है, सेक्स बायोलॉजिकल है। तो वर्चुअल दुनिया ने क्या किया कि अब चैट्स वगैरह के माध्यम से वो जो चीजें हैं वो खत्म हो गई। हाँ ये लिंग वाला जेंडर वाली चीजें वो खत्म हो गई। अब जो है आप चैट्स के माध्यम से बातें कर सकते हैं, रह सकते हैं, साथ शेयर कर सकते हैं अपनी चीजें। तो यहाँ पे जो है ये एक वो खुला जो कि पहले रूढ़पना था कि हाँ एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते थे पास में। तो अभी क्या है चैट वैट है तो कनेक्टिविटी थोड़ी आसान हो गई। हम लोग के टाइम पे क्या था कि हमें केवल सोचना होता था और फिर लौरावीर पे जाके घंटों 3-3 4-4 घंटे खड़े होते थे कि मैडम इधर से गुजरेंगे और अपन मिल लेंगे। ऐसा बहुत सारा वो हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। तो इस पर कुछ है आपके पास कविताएं वगैरह या गजल कुछ है? गजलें भी लिखता हूँ भैया, गजलें लिखना मैंने शुरू कर दिया क्योंकि अच्छा कब से स्टार्ट किया है? कहें तो साल भर से जो है मैंने गजलें ही लिखना। तो आप हिंदी से प्रेरित होकर के फिर गजल में तो उर्दू का कुछ एसेंट आता है कुछ, क्या पूरा आता है? जब मैंने ये मीटर सीखा कविताओं को लिखना तो मैं गजलों का ही लिखना सीखा था। अच्छा एक्चुअली मैंने टू बी ऑनेस्ट गजलों को ही लिखना सीखा था। और गजलों में ये फायदा होता है कि देखिए हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है और हम भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अच्छा। इस लेवल की ओवर थिंकिंग करेंगे कि उसका कोई अर्थ है, क्या अर्थ है वो सिर्फ मुझे ही समझ में आता है, सामने वाले समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा। तो ये सही है। वहां पे जो बातें हैं कविताओं में क्या होता है, कविताओं की एक शीर्षक होती है जी, शीर्षक होता है, एक कविता होती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखी जाती है, लेकिन गजलों का कोई शीर्षक नहीं होता। हाँ वो दो लाइन में कुछ भी हो जाए। गजलों का ये होता है कि पहला शेर आप फूल पे लिख रहे हैं, दूसरा शेर आप शमशान पे भी लिख सकते हैं, क्या बात, और तीसरा शेर आप देश पे लिखते हैं। वो सबकी आजादी है। वो गजलों में वो फ्रीडम है। तो हमारी बातें इतनी होती हैं कि अगर उन बातों को हम कहने जाएं तो सामने वाला सुनेगा नहीं, उतने उसके पास समय ही नहीं उतना, और हम अपनी बातों को उतना कह भी नहीं सकते। तो गजल ही एक ऐसा वो है जरिया है जहां से हम अपनी बातों को रख सकते हैं कि एक ही गजल में हम 4 बातें रख सकते हैं अलग अलग। बिल्कुल। तो गजलों की तरफ मेरी रुचि जो है इसी चीज से हुई, क्योंकि मैं सोचता बहुत हूँ और एक्सप्रेशन काफी वो है, तो इसलिए मैंने गजलों को चुना और अब गजलें ही लिखता हूँ। 1-2 गजलें आपके सामने रखता हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। कि समंदर को भिगोना चाहता हूँ, समंदर को भिगोना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ होना चाहता हूँ। क्या बात है। मुसलसल जिंदगी को रोक करके, मुसलसल जिंदगी को रोक करके तेरे कंधे पे रोना चाहता हूँ। हाय हाय क्या बात है। बयां जो डायरी में कैद से हैं,
सुनिएगा कि बयां जो डायरी में कैद से हैं, क्या बात? तेरे भीतर संजोना चाहता हूँ। और खुदा मेरा भी है, खुदा मेरा भी है पर प्रश्न चिन्हित, खुदा मेरा भी है पर प्रश्न चिन्हित, क्या बात उसे है? तुझमें पिरोना चाहता हूँ तुझमें रब दिखता है। और तुझमें पिरोना चाहता हूँ, तेरे आधे बदन की छांव में मैं। आहा, सीन वो कीजिएगा कि तेरे आधे बदन की छांव में मैं समझकर मौत सोना चाहता ऐ है। समझकर मौत सोना चाहता हूँ। और एक और गजल के कुछ अशार देखिएगा कि उसका झूठा कहना कि मैं जाहिल हूँ, आहा, उसका झूठा कहना कि मैं जाहिल हूँ, आहा, मुझको सच्चा लगता है मैं आशिक हूँ। ऐ है। कि उसका झूठा कहना कि मैं जाहिल हूँ, मुझको सच्चा लगता है मैं आशिक हूँ। उसका जिक्र तसव्वुर में ही करता हूँ, ऐ है। उसका जिक्र तसव्वुर में ही करता हूँ, दुनिया की तस्वीरों से मैं वाकिफ हूँ, आहा, दुनिया की तस्वीरों से मैं वाकिफ हूँ। वाकिफ हूँ। और आहा, गैर बिरादर देवी की पूजा करता हूँ, गैर बिरादर देवी, गैर बिरादर देवी की पूजा करता हूँ, अपने कुनबे का मैं पहला काफिर हूँ, क्या अपने बात है। कुनबे का मैं पहला काफिर हूँ। और उसने खुद पे तंज किया है ये कहकर, उसने खुद पे तंज किया है ये कहकर, उससे अच्छी लड़की के मैं काबिल हूँ, ऐ उससे है। अच्छी लड़की के मैं काबिल हूँ। ये हमेशा होता है। कि हमेशा होता है। ये हमेशा बोला जाता है, मतलब पुराने वर्जन में भी अगर देखा जाए तो ये बोला जाता है, मुझसे तो बेहतर मिल जाएंगे। ये हाँ, आप गलत समझे हैं। ये महिलाओं का खुद के तरफ अट्रैक्शन बढ़ाने का भी एक मीडियम होता है। जब आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो आपसे ये कहते हैं कि तुमको तो मुझसे बेहतर मिल जाएगी, तो आपका सिर्फ इतना कहना होगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। बस ये उनको इतना अटेंशन चाहिए होता है। और अगर आप उनसे बेहतर की तलाश में निकल के देख लो, मुंह ना टूट जाए, तो फिर नाम बदल देना मेरा आके। ये भी हो सकता है। तो बच के रहना भाई, अगर ये सब ऐसा ड्रामा हो तो मैं इसे इसे ध्यान में रखूंगा। उसे उसकी नजर में इश्क उस तख्ते सफर से है, उसे उसकी नजर में इश्क उस तख्ते सफर से है, मुझे भी इश्क है मालूम है उसकी नजर से है। है। उसे उसकी नजर में इश्क उस तख्ते सफर से है, मुझे भी इश्क है मालूम है उसकी नजर से है। जो मेरी है उसे मैं चाह कर भी दे नहीं पाता, जो मेरी है उसे मैं चाह कर भी दे नहीं पाता, ये मेरे इश्क की किस्मत है जो मेरी वजह से। क्या बात है। ये मेरे इश्क की किस्मत है जो मेरी वजह से है। और मुनासिब मार्क्स ना हो तो जो कर ले खुदकुशी शायद, मुनासिब मार्क्स ना हो तो जो कर ले खुदकुशी शायद, मैं वो लड़का जिसे फोमो हुआ कुछ इस तरह से, मैं वो लड़का जिसे फोमो हुआ कुछ इस तरह से है। और यहाँ कईयों कहानी है मगर मेरी कहानी में, यहाँ कईयों कहानी है मगर मेरी कहानी में, मोहब्बत उस अधर से होगा पर उसके असर से है, मोहब्बत उस अधर से होगा पर उसके असर से है। जी, डीप लिखते हैं, काफी डीप लिखते वाले। नहीं डीप नहीं से क्या, ओवर थिंकर हूं मैं। इतना ओवर थिंकिंग। अब देखिए आगे जी ने एक बात कही थी, उन्होंने लिखी है कि अनुभव के आधार पर जो चीजें उतरती हैं वो तो उतरती हैं, अच्छे से भी उतर सकती हैं, लेकिन अनुभूति प्रत्यक्ष में जो चीजें उतरती है ना वो एकदम एक्सट्रीम पे जाती हैं। नहीं तो बिना अनुभव के अनुभूति कैसे? मैं बताऊं आपको, अगे जी ने इसका भी वो उदाहरण दिया था कि वो ट्रेन से जा रहे थे, उन्हें बहुत ही रुचि थी वो देखने की नागासाकी और हिरोशिमा पर जो अटैक हुआ था जापान में, तो वो वहां पे गए और देखें, ऐसे ही उस स्पॉट पे वो गए और उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ी सी शिला है और शिला पर क्या है कि शिला झुलसी हुई है और बीच में एक आदमी का जो है एक छाया, मतलब सामने आदमी खड़ा है, बम फूटा, शिला चारों तरफ से झुलस गई, सिर्फ उस आदमी का जो है छाया ही बचा रहा। और वो उस चीज को देखते हैं, फिर वो वहां पे उस चीज की अनुभूति करते हैं कि असल में हुआ क्या होगा वहां पे। अच्छा हाँ, क्योंकि वो तो उस जगह भागी रहे नहीं और जो भागी रहा वो बचा नहीं। हाँ, तो अब जो है वो उस चीज को देखते हैं, वहां पे अनुभूति करते हैं, उस अनुभूति को प्रत्यक्ष में लाते हैं और फिर उस पे वो कविता लिखते हैं, लेकिन कब लिखते हैं, वहीं पे नहीं लिखते हैं, वो आते वक्त जो है ट्रेन में फिर वहां पे वो कविताएं लिखते हैं। तो अनुभूति प्रत्यक्ष में भी चीजें इतनी बेहतरीन उतर सकती हैं कि वहां पे अनुभव की जरूरत होती भी है, नहीं भी होती है। और आप अगर इतने
आपका जो विवेक है इतना समझदार है कि उस चीज को जो है वो अपने आप ग्रहण कर लेगा। अच्छा, आप अनुभूति से भी चीजों को। मेरी तमाम जो कविताएं होती हैं वो जितनी भी रचनाएं हैं वो उम्र के हिसाब से तो अनुभूति है दिखती है, अनुभव तो बहुत मुझे नहीं लगता है कि अब हर चीज को प्रैक्टिकली इतना हाँ वो किया जा पाए। ये तो है, लेकिन अनुभूति प्रत्यक्ष की चीजें होती है वो बहुत ही कारगर होती हैं। आप मैं आगे जिनसे सीखा ये चीज और वो उन्होंने मुझे प्रभावित किया। उन्होंने अपने उसी कहानी में लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ। अच्छा, हाँ इसमें आप पढ़िए, इसमें जो है उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। आगे जी कहीं हाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इतनी कम उम्र में आप अगर इस तरीके की रचनाओं को लिख पा रहे हैं और इन किताबों को पढ़ने की इच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि पूरा देश जेनजीज हो जाए। और सीरियसली अगर सारे लोग अगर इस तरीके का अपना जो विचारधाराओं को अपने इस तरीके से रख लें तो यार मजा ही आ जाए फिर। और भैया मुझे गर्व है जैसे होने पे, ऐसा नहीं है मैं अब जो हो चुके हैं उस पे तो गर्व करना ही पड़ेगा। मुझे गर्व है, मैं उन चीजों को नहीं देखता जो नेगेटिव हैं। वो हैं, वो दस्तूर है कि नेगेटिव होगा ही। हाँ, वो तो हर जगह पे होता है, सिक्के के दो पहलू हैं और बिना बैलेंस नहीं हो पाता है तो हमेशा। तो अल्फा जेंजिस जो आए हैं अच्छा, वो हमसे भी ज्यादा क्रिएटिव है। उनका तो ये है कि अब आप देखेंगे एक्रोनिम्स उन्होंने यूज करने लगे। हम लोग चैट्स करते हैं, हम लिखते हैं एज सून एज पॉसिबल, ऐसा। हाँ वो ऐसा लिख देंगे। तो ये उनकी क्रिएटिविटी है। तो ये चीजें भी अब चल रही हैं व्यवहार में जो है, ये चीजें भी हैं। लेकिन इनका भी नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब एक बहुत ही एक गेम है प्रकार रोब्लॉक्स, मैं नहीं खेला हूँ। हाँ मैं भी नहीं खेला हूँ, लेकिन बस जेंजिस से मुझे पता चला है। अच्छा, ठीक है, तो वो अल्फा जेंजिस से। अल्फा जेंजिस से जो 2014 के बाद वाले। हाँ तो उनसे मुझे पता चला कि वहां पे क्या है। फिर मैं वहां पे होता क्या है कि पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और पिक्चर्स का कोई सेंस नहीं है। पिक्चर्स ऐसा नहीं है कि जो है कि 16+, 18+ की पिक्चर्स, वो नॉर्मली पिक्चर्स हैं। जैसे एक चिंपांजी है, वो बैठा है केला खा रहा है, लेकिन मुंह से नहीं खा रहा है। जहां पे वो जाएगा केला वहीं से खा रहा है, पेट से खा रहा है। इसका क्या सेंस है? तो यही जो है ब्रेन रॉट है, जो कि 2024 का जो टर्म था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड हुआ, वो ब्रेन रॉट था। तो और ये चीजें जो है उन्हीं चीजों का जो है देन है कि यहाँ पे जो चीजें एक नेगेटिव एस्पेक्ट उनका भी है और इससे वो। तो ये गेम का क्या मतलब, वो गेम कैसा गेम है ये? आप जाएंगे उसे विजिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे है क्या। वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन उनको उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट। और बिना मतलब वहाँ पे विजिट देखेंगे ना उसके, तो वर्ल्ड वाइड 10 बिलियन के अप्रॉक्स विजिट है उस ऐप। ये कहाँ पे है ये आई थिंक प्ले स्टोर पे या फिर मैंने क्रोम पे सर्च किया था तो वहाँ पे मुझे मिल गया। अच्छा, मैंने सिर्फ इसके बारे में एक्सप्लोर किया, अभी अंदर जाके देखा नहीं है इस चीज को। अरे नहीं यार, तो मेरा मन भी नहीं हुआ देखने का। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे लगा कोई एक पब्लिक स्पॉट होगा वहाँ पे। पब्लिक स्पॉट नहीं, एक गेम है। तो ऐसे भी चीजें हैं जो कि अल्फा जेंजिस की नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव उनका यही है कि वो बहुत ही क्रिएटिव हैं और हर चीजों को शॉर्ट्स में, मतलब पेशेंस लेवल भी नहीं है। एक हम लोग हैं कि मतलब जो 1.5 घंटे की मूवी को 3-3, 4-4 घंटे ऐड के साथ देखते थे। अभी उनका एक नया वो आया है 6-7। अच्छा, ये क्या है? 6-7 क्या है कि मे बी दिस मे बी दैट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है कि उनका जो जेस्चर है वो हाथ का ऐसे कुछ होगा और वो बोलेंगे 6-7। इट मीन्स कि मे बी शायद का वो 6-7, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 19-20 का फर्क। हाँ, तो उन्होंने क्या किया 6-7 का वो 6-7 कर दिया। हाँ 6-7 कर दिया है। तो यही है उनका। तो मगर इन चीजों को भी जो है, कुछ अच्छी चीजों को भी ब्रेन रॉट के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा। जो कि नहीं करनी चाहिए। क्या हमने 19-20 का वो नहीं किया? इन्होंने भी किया 6-7। ये अपनी वर्चुअल दुनिया में कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में करते थे। फिजिकल वर्ल्ड में करते थे, बिल्कुल। तो हर चीज कंसीडर नहीं, लेकिन हाँ जो चीजें हैं गलत वो तो है। अरे किताब में कौन कौन सी किताबें पसंद हैं आपको? किस तरीके की? स्टोरी, फिक्शन, पोएट्री या फिर? भैया पोएट्री की किताबें तो मैंने बहुत कम पढ़ी हैं, सच बताऊं। क्योंकि अब वर्चुअल दुनिया है, मैं गज़लें वगैरह जो है ऑनलाइन ही मिल जाती। तो पोएट्री किताबें तो हालांकि मैंने रश्मि रथी पढ़ा, जॉन एलिया का एक किताब पढ़ा था, कुमार विश्वास ने लिखा था वो, जॉन एलिया। हाँ, जॉन एलिया का। हाँ, तो उसे पढ़ा था। और ऐसे फिक्शन की किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ। और फिर फिक्शन की किताबें लाइक द हिडन हिंदू। द हिडन हिंदू
और मेरी नागा सबसे favorite वॉरियर्स। किताब है। द हिडन हिंदू अक्षत मेरी- गुप्ता जी की- हाँ, अक्षत गुप्ता जी की दोनों हैं। हाँ। और द हिडन हिंदू मुझे पढ़ के बहुत ही मतलब अच्छा लगा। है ना। हाँ। मेरे एक मित्र थे राजेश प्रजापति, जी। मेरे ऑफिस पे आए हुए थे, तो मैंने उनको ऐसे ही ऑफर की कि भैया आप इस किताब को एक बार पढ़िएगा। तो वो कह रहे अरे यार हटावा, ये सब हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, तुमने का आदत होगा लो। हाँ। हम बोले भाई किताब पढ़ तो ला। तो उनके ना ना हिंदू हेरा गल वो ऐसा हेरायल थोड़े हुई हैं। तो मैं अगर ये पॉडकास्ट उन तक पहुंचेगा तो मैं डेफिनेटली उनको बताऊंगा कि नहीं भाई आप सच में पढ़िए। मैंने वो किताब, वो ट्रायोलॉजी सीरीज है पूरी, भैया वो पढ़िए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग किताब है बहुत द हिडन interesting, हिंदू। आपको वो चीजें पता चलेंगी जो कि आप शायद ही सोच सकते थे। हाँ, उस मतलब उसको दुनिया से कैसे कनेक्ट करना है वो उस किताब में अक्षत बताया गुप्ता है। जी का जो वो लिखने का तरीका था, बड़ा वहाँ पे वो कमाल का। प्रेजेंट करने का वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। बड़ा कमाल का था। और हिंदी उपन्यासों में हम नॉवेल्स पढ़ते रहे तो हैं। यार ये कविताएं कैसे निकल के कैसे आती हैं? मतलब अगर मान लीजिए कोई नया मेरे तरीके का कुछ नया राइटर हो जो लिखना चाहता हो, तो उसको कैसे वो बताएंगे कि नहीं क्या कर ले कि वो लिखना आ जाए शब्दकोश? यदि आप एक सच में अंदर से राइटर हैं तो निश्चित सी बात है आपके अंदर भावनाएं होंगी जी। और आप उसको लिखना चाहते हैं। हाँ आप रैंडमली डायरी लिखते होंगे। हाँ ठीक है। हाँ, तो आप बस उन्हीं चीज़ों को लिखिए जो चीज़ें भावनाएं आ रही हैं। अब देखिए हर चीज़ें जो है ना कृतियों की कृतियां, मैंने पहले भी कहा। बिल्कुल। तो क्या है यहाँ पे, अब आपको अगर अपनी कविताओं को चाहते हैं कि समाज के लोगों के सामने रखें तो उसमें आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी सबसे बड़ा वो है कि आप जो है उसको समाज चार लोगों के सामने रखें और उस चीज़ को तवज्जो मिले, क्योंकि हर चीज़ें तो लिखी जा चुकी हैं। हाँ। आप कुछ नया क्या ही लिखेंगे, वही लिखेंगे जो आपके क्रिएटिव माइंड आपसे, वो शब्दों का हेर फेर शब्दों का करके। हेर फेर तरीका। अब हम लोग जेनजीज हैं तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लिखते हैं। हम ये नहीं लिखेंगे कि हम तुम्हें जो है चांद तोड़ लाएंगे, तो ये चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। हम अब व्यवहार की चीज़ें लिखते हैं। जैसे कुशल भैया का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है कि घरों से भागने वाले बताएं मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या। है। तो ये जो है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल, एक प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू उनका है कि हाँ आप समाज के हिस्से हैं, किसी समाज में यहीं पे आपको जीना है। तो और इसी का काट भी लिखा गया था कि घरों के लिए इश्क को छोड़ने वालों बताओ सिर्फ घरों से गुजारा हो गया क्या। हाय तो इसका दूसरा वर्जन भी तो यही था कुशल कि भैया का ये शेर जो है ये बिल्कुल एक गंभीर व्यंग, और आप जो कहें इसमें सब कुछ मिलेगा। हाँ, तो ये जो है ये तरीका होता है, अब आप किस तरीके से चीजों को अपने नहीं भावनाओं इसमें ये भी होता है ना कि एक ही वर्जन में दोनों चीजें रहती हैं। लाइक अगर जैसे भाव व्यवहार में दोनों चीजें होती है। अगर ये नहीं कर रहे होते तो ये करेंगे, और खुश दोनों से नहीं है। आज की जो पीढ़ी है हाँ। वो ये करे या ये करे, लेकिन खुश दोनों से नहीं है। ये भी है कि करना तो सभी कुछ है, कर भी रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पे ये है कि सेटिस्फैक्शन किसी चीज से नहीं है। राइट। हाँ, तो हमारे पास इतनी चीजें ये करने को उसी में समय बीत जाता है। हम कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, तीसरे दिन कुछ और खोज लेंगे, और यही भैया जीवन है। नहीं बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि मैं कुछ कविताएं लिखूं और उसमें नई चीजों को एक्सप्लोर करना ही, नई चीजों को सीखना ही, तो वही तो जीवन है। मनुष्य का वही पहला कर्तव्य है कि आप चीजों को जितना समझ सकें, उस पर जितनी अपनी समझ विकसित कर सकते हैं आप करिए। एक आखिरी मुक्तक आप कुछ अपनी सुनाइए, फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जी भैया बिल्कुल। तो आप डायरी वायरी नहीं लिखते हैं, आप मोबाइल पे ही लिखते हैं सारा कुछ? मैं डायरी पे लिखता था और अचानक से ये हुआ कि आते वक्त मेरी डायरी छूट गई। मैं सब कुछ उसी में लिखा था और मैं यहाँ पे ये सब कुछ अभी सब कुछ जो है लिख करके एक अच्छा वो फॉर्मेट बना रहे हैं? बनाया हूँ। तो मैं देख रहा था कि आप काफी टाइम से मोबाइल में लगे हुए थे। जी, एक गजल के 2 अशआर से ही इरशाद कि जिंदगी में जख्म से मैं नफरतें करता भी हूँ, जिंदगी में जख्म से मैं नफरतें करता भी हूँ, जाने अनजाने में दूजे जख्म को गढ़ता भी हूँ। क्या बात है। जिंदगी में जख्म से मैं नफरतें करता भी हूँ, जाने अनजाने में दूजे जख्म को गढ़ता भी हूँ। सबकी नजरों में किताबें ही पढ़ा करता हूँ मैं। क्या बात है। सबकी नजरों में किताबें ही पढ़ा करता हूँ मैं, मेरी नजरों में मैं सबकी आंख को पढ़ता भी हूँ। और रोज दुनिया में, शेर सुनिएगा, कि रोज दुनिया में हजारों लोग मरते हैं वहीं,
हाँ। कि रोज दुनिया में हजारों लोग मरते हैं वहीं, नहीं। आप मणिकर्णिका घाट पे देखिए मैं बहुत बैठा हूँ। कि रोज दुनिया में हजारों लोग मरते हैं वहीं मैं बचा रहता हूँ, पर मैं जीते जी मरता भी हूँ। क्या बात है, मैं जीते जी मरता भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।